नमस्कार, क्वांटम मैकेनिक्स के इस 8th लेक्चर में आपका स्वागत है। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने देखा कि कॉम्पटन इफेक्ट की बेसिक फिज़िक्स क्या है। उसके अलावा हमने 4 मैथमेटिकल डेरिवेशंस करने थे, जिनमें से 2 हमने ऑलरेडी कर लिए हैं और 2 हम आज की क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास में जो हम पहला डेरिवेशन करेंगे वो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ थीटा। इससे पहले के 2 डेरिवेशंस में हमने कौन से किए थे। पहला था थीटा और फाई के बीच में रिलेशन क्या है। थीटा और फाई का रिलेशन हमारा इस फॉर्मूले से निकल के आया था, tan थीटा इक्वल टू कोट फाई बाई 2 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1। और इसके अलावा काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ फाई हमारा निकल के आया था ये। आज हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो जो हमने पहले 2 डेरिवेशंस किए हैं उन्हीं का इस्तेमाल करके हम तीसरा डेरिवेशन भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। हमने ऑलरेडी ये देखा कि जो हमारे रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है ई नॉट, वो एच न्यू माइनस एच न्यू डैश है। ये हमारी इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी थी, ये स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी थी। न्यू डैश न्यू से छोटा था, इसका मतलब ये कुछ पॉजिटिव टर्म होगी। तो इंसिडेंट रेडिएशन और स्कैटर्ड रेडिएशन, इन दोनों की एनर्जी के बीच का जो डिफरेंस है, दैट मच एनर्जी विल बी कैरीड आउट बाय द रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। रिकॉइल इलेक्ट्रॉन इन दोनों एनर्जी के डिफरेंस को काइनेटिक एनर्जी के रूप में यूज़ करेगा। क्लियर है। अब यहाँ से हमें जो ये न्यू है, ये तो बेसिक है इसका, कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो इन दोनों का डिफरेंस होगी। हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं फाई की टर्म में कि रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। अगर इसी को हम मैनिपुलेट करें, इसी टर्म को, तो हमारा ई नोट निकल के आता है एच न्यू। यहाँ पे आप एक काम कीजिए, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, दोनों को साइन स्क्वायर फाई बाई 2 से डिवाइड कीजिए। अगर न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे तो ऊपर बचेगा एच न्यू, बाहर आ गया, ऊपर बच गया 2 अल्फ़ा। अगर नीचे डिवाइड करेंगे, जब 1 से डिवाइड करेंगे साइन स्क्वायर फाई बाई 2, तो इट विल बिकम कोसिकेंट स्क्वायर फाई बाई 2। और जब इससे डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 अल्फ़ा। हमारी इक्वेशन बन गई। अब देखिए मैथ्स में हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो उसको अगर यहाँ पे यूज़ करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा एच न्यू 2 अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वेयर फाई बाई 2 प्लस 2 अल्फ़ा। अब जब इस कोट स्क्वेयर फाई बाई 2 की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे, यहाँ से आप देखिए कोट फाई बाई 2 कितना आ रहा है। कोट फाई बाई 2 इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस 1 इंटू tan थीटा। इसका स्क्वायर करके जब यहाँ पुट करेंगे कोट स्क्वायर फाई बाई 2 की जगह, तो ये हो जाएगा ई नॉट विल बी इक्वल टू 2h न्यू अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा प्लस 1 का होल स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 अल्फ़ा। अब इस tan स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे
साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा, और इस 1 को हम इसके साथ यहाँ ऐड कर लेते हैं 2 अल्फ़ा प्लस 1 के साथ। तो जब यहाँ पे इसको साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो एलसीएम लेने के बाद, डिनोमिनेटर में एलसीएम लेने के बाद, चलो एक बार लिख लेते हैं, ई नॉट विल बी इक्वल टू 2h न्यू अल्फ़ा प्लस 1 का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब जब इस नीचे वाली टर्म का एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और ये वाली टर्म चली जाएगी ऊपर। सॉरी, यहाँ पे 1 नहीं था, अल्फ़ा इंटू 2 अल्फ़ा प्लस 1 हो जाएगा। जो हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ 1 नहीं था बल्कि 2 अल्फ़ा प्लस 1 था, तो कोस स्क्वायर थीटा इंटू 2 अल्फ़ा प्लस 1 हो जाएगा, और नीचे वाला कोस स्क्वायर थीटा ऊपर चला गया हमारा। अब आप डिनोमिनेटर में इस टर्म को ओपन कीजिए एक बार, तो ये हो जाएगी हमारी 2h न्यू अल्फ़ा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 2 अल्फ़ा प्लस 1। अब ध्यान से देखिए, जब इस साइन स्क्वायर थीटा को मैं इन कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करूंगा, जब 2 अल्फ़ा प्लस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू 2 अल्फ़ा प्लस 1, यहाँ पे क्या है कोस स्क्वायर थीटा इंटू 2 अल्फ़ा प्लस 1, तो 2 अल्फ़ा प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा विल बिकम 1, और एक यहाँ बची हुई टर्म हो जाएगी अल्फ़ा स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम यहाँ लिखते हैं एक बार, ये हमारा हो जाएगा ई नॉट इक्वल टू 2h न्यू अल्फ़ा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 अल्फ़ा प्लस 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको, इस साइन स्क्वायर थीटा को हम कोस स्क्वायर थीटा की टर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये हो जाता है 2h न्यू अल्फ़ा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 अल्फ़ा प्लस 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब जब ये अल्फ़ा स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो एक अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, तो जब वो अल्फ़ा स्क्वायर बाहर आएगा तो ये तीनों टर्म मिल गए, ये अल्फ़ा स्क्वायर और प्लस ये दोनों टर्म मिल गए, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 अल्फ़ा, इट विल बिकम 1 प्लस अल्फ़ा का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 2h न्यू अल्फ़ा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। यह आपकी आ गई एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ थीटा। अब इसमें इस इक्वेशन से हमें क्या इंटरप्रेट करना है वो देखते हैं एक बार। इस इक्वेशन से हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारी जो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है इन टर्म्स ऑफ थीटा, उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा ई मिनिमम क्या हो सकता है। ई नॉट मिनिमम, यहाँ पे देखिए
अगर न्यूमरेटर आपका मिनिमम हो जाए और उसी टाइम पे आपका डिनोमिनेटर मैक्सिमम हो जाए तो होल टर्म विल बिकम मिनिमम। यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी है? 0। अब कोस स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू 0 है, पर उसी टर्म पे नीचे वाला टर्म मैक्सिमम कैसे होगा? आप ध्यान से देखिए नीचे वाले टर्म को। अगर ये टर्म मिनिमम है, इसमें से घटने वाला टर्म मिनिमम है, तो ये पूरी टर्म मैक्सिमम हो जाएगी। अगर मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हैं और उन 100 रुपये में से घटने वाली अमाउंट यदि मिनिमम हो तो अमाउंट रिमेन्ड विद यू विल बी मैक्सिमम। इसका मतलब यदि कोस स्क्वायर थीटा मिनिमम होता है तो ऊपर वाली टर्म मिनिमम है और नीचे वाली टर्म मैक्सिमम है। इसका मतलब ये पूरी टर्म मिनिमम होगी। तो कोस स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू 0 है, न्यूमरेटर 0 हो गया तो डिनोमिनेटर का कोई मतलब नहीं है, तो ई नॉट मिनिमम विल बी 0। अब देखते हैं ई नॉट मैक्सिमम कितना हो सकता है। ई नॉट मैक्सिमम के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा न्यूमरेटर है वो मैक्सिमम होना चाहिए, ऊपर वाली टर्म मैक्सिमम हो और नीचे वाली टर्म मिनिमम हो, तो होल टर्म विल बिकम मैक्सिमम। अब कोस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 है। अब जब नीचे वाली टर्म में से, इस टर्म में से घटने वाली टर्म मैक्सिमम होगी, 100 रुपये में से आपके पास जो टर्म जो पैसे घटने हैं वो मैक्सिमम है, तो अमाउंट रिमेन्ड विद यू विल बी मिनिमम। इसका मतलब जब हम कोस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू पुट करेंगे तो पूरी जो इक्वेशन है इट विल गिव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस ई नॉट। तो यहाँ 1 पुट कर देते हैं, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये हो जाएगा हमारा 2h न्यू अल्फ़ा, कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, नीचे वाला अल्फ़ा प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा 2h न्यू अल्फ़ा, और ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर से अल्फ़ा स्क्वायर कैंसिल, 2 अल्फ़ा प्लस 1, और ये हो जाएगा h न्यू 2 अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 1 ई नॉट इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इस टर्म को आप ध्यान से देखिए, जो नीचे वाला टर्म है दैट इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। इसका मतलब ये पूरा टर्म मिला के 1 से छोटा होगा। अगर 1 से छोटा होगा, एच न्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ई नॉट मैक्सिमम विल बी लेसर देन एच न्यू। इस टर्म का मतलब ये है कि जो हमारा रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एच न्यू से कम ही रहेगी। इसका मतलब क्या निकालें, इसका मतलब ये हुआ कि जो फोटोन हमारा इलेक्ट्रॉन पर स्ट्राइक करता है उसकी सारी की सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेके नहीं जा सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम एनर्जी है वो एच न्यू से कम है। यही इस पूरे मैथमेटिकल डेरिवेशन का कंक्लूजन है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन रिकॉइल हो रहा है वो मैक्सिमम एनर्जी को लेकर नहीं जा सकता। इसके बाद हमारा जो लास्ट डेरिवेशन है वो है हमारा जो हमारा स्कैटर्ड फोटोन है उसकी एनर्जी इन टर्म्स ऑफ फाई। एनर्जी ऑफ
स्कैटर्ड फोटोन इन टर्म्स ऑफ फाई। अभी तक 3 डेरिवेशंस हमने किए। पहला थीटा और फाई के बीच में रिलेशन, सेकंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ थीटा, थर्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ यहाँ पे फाई की टर्म्स में, और थर्ड में काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ थीटा, और फाइनली एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन इन टर्म्स ऑफ फाई। तो हमें पता है कि हमारी जो एनर्जी है स्कैटर्ड फोटोन की वो h न्यू डैश है। यहाँ पर हमें न्यू डैश को अब न्यू के टर्म्स में लिखना है, तो हमारी वही बेसिक इक्वेशन दोबारा से यूज़ करेंगे। 1 बाई न्यू डैश माइनस 1 बाई न्यू इक्वल टू h बाई एम नॉट सी स्क्वेयर 1 माइनस कोस फाई मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाई न्यू बाई न्यू डैश माइनस 1 h न्यू एम नॉट सी स्क्वेयर 1 माइनस कोस फाई, इसको हमने बोल दिया था अल्फ़ा। ये 1 यहाँ से जाकर यहाँ हो जाएगा प्लस, तो हमारा न्यू बाय न्यू डैश आ गया अल्फ़ा इंटू 1 माइनस कोस फाई प्लस 1, इसका रिवर्स कर दें, रेसिप्रोकल ले लें, तो ये हो गया 1 बाय अल्फ़ा इंटू 1 माइनस कोस फाई प्लस 1, और न्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, साथ में दोनों साइड h मल्टीप्लाई कर दें, h न्यू डैश। ये हमारी क्या है, एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन। अब इस 1 माइनस कोस फाई को अगर आप कन्वर्ट करना चाहें, E इक्वल टू एच न्यू डैश इक्वल टू एच न्यू, इसकी वैल्यू होती है 1 माइनस कोस फाई की 2 साइन स्क्वेयर अल्फ़ा फाई बाई 2, अल्फ़ा इंटू 2 साइन स्क्वेयर फाई बाई 2 प्लस 1, एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन इन टर्म्स ऑफ फाई विल बी 2 अल्फ़ा साइन स्क्वेयर फाई बाई 2 प्लस 1। तो ये हमारी कंप्लीट इक्वेशन है स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी की इन टर्म्स ऑफ फाई। इस तरीके से हमने कॉम्पटन इफेक्ट की बेसिक फिजिक्स भी कंप्लीट कर ली है, और उसके साथ एसोसिएटेड 4 मैथमेटिकल डेरिवेशंस भी कर लिए हैं, जो कि आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक और बचा है हमारा, उसके बाद कॉम्पटन इफेक्ट हमारा फिनिश हो जाएगा। वो टॉपिक है हमारा कि विजिबल जो लाइट होती है वो कॉम्पटन इफेक्ट को डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पाती, और ऐसा क्यों है। नेक्स्ट टॉपिक है, जब हम जो इंसिडेंट रेडिएशन डाल रहे थे फ्री इलेक्ट्रॉन पर कॉम्पटन इफेक्ट में, अगर वो इंसिडेंट रेडिएशन विजिबल लाइट है तो हमारा कॉम्पटन इफेक्ट हो ही नहीं सकता। अगर अगर इंसिडेंट रेडिएशन एक्सरे है तब कॉम्पटन इफेक्ट हो सकता है। इसको हम समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये देखिए कि जो इलेक्ट्रॉन है हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन, इस पर गिरने वाली रेडिएशन यदि विजिबल है, विजिबल लाइट की वेवलेंथ की रेंज आपको पता होनी चाहिए, वो होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम। अब जब आपकी रेडिएशन की वेवलेंथ इतनी होगी तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है हमारा एनर्जी इक्वल टू hc बाई लेमडा। अब आप इसकी कोई मीन वैल्यू मान लीजिए 6000 एंगस्ट्रॉम यहाँ पुट कर दें, h की वैल्यू पुट कर दें, c की वैल्यू पुट कर दें, तो ये निकल के आता है करीब करीब नियरली इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
विजिबल लाइट की जो एनर्जी है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेंज की होती है, लेकिन जो अगर मान लो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं ये एब्सोल्युटली फ्री नहीं है। कहने का मतलब है हम हाइड्रोजन, मान लीजिए हाइड्रोजन एटम का सैंपल ले लिया और उसमें एक न्यूक्लियस है और एक ही इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन पर हम इंसिडेंट रेडिएशन डालेंगे और फिर वो कॉम्पटन इफेक्ट शो करता है। तो जो मान लीजिए हमारा हाइड्रोजन एटम है, उसका इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट में है तो उसकी एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कहने का मतलब है कि इतनी एनर्जी से वो बाइंड है न्यूक्लियस से। अगर इतनी एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देंगे तब वो वहाँ से छूट पाएगा। अब इस विजिबल लाइट की एनर्जी और इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी ये दोनों कंपेरेबल हैं। इस एनर्जी की तुलना में इसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मान सकते। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक बार हम सेम चीज़ एक्सरे के लिए करते हैं। एक्सरे में अगर एक्सरे को यूज़ करते हैं तो हमारी जो वेवलेंथ है एक्सरे की वो 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास है। अगर फॉर्मूला लगाएं एनर्जी ऑफ एक्सरे hc/λ के टर्म्स में तो ये निकल के आता है करीब करीब 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अभी भी जो हमारा हाइड्रोजन एटम है उसके सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है उसकी बाइंडिंग एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब 1000 की तुलना में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम है, तो हम मान सकते हैं कि वो लगभग फ्री इलेक्ट्रॉन है। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की तुलना में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ नॉट अ नेग्लिजिबल अमाउंट। तो इस केस में हम हमारे इलेक्ट्रॉन को फ्री कंसीडर नहीं कर सकते। और इलेक्ट्रॉन यदि आपका फ्री नहीं है तो जो भी मोमेंटम की इक्वेशंस हमने लगाई थी वो हम नहीं लगा सकते। क्लियर है? तो ये पूरा एक छोटा सा आपका ये सवाल आता है डिस्क्रिप्टिव पेपर्स में कि अगर विजिबल लाइट को हम कॉम्पटन इफेक्ट डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यूज़ करें तो हमारा वो डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पाता है, अगर एक्सरे का यूज़ करें तो वो डेमोन्स्ट्रेट कर पाता है। तो इस तरीके से आपका कॉम्पटन इफेक्ट के सब टॉपिक्स ख़त्म होते हैं और इसके नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट आपके क्लास में हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।